बॉलर बनने की भी बड़ी अजीबोगरीब स्टोरी है। इमाम को कैप्टन बनाया, मेरे रीजन का था, उसने मुझसे और ज़्यादा पता नहीं किस चीज़ का इंतकाम लिया। जब तक वो कैप्टन रहा उसने मुझे पाकिस्तान टीम के कैंप से ही वापस भेजा, 60 दफ़ा कैंप से वापस भेजा। भाग के बॉलिंग करना कोई भी पसंद नहीं करता था मेरे अलावा। इमरान खान का दौर था और पाकिस्तान का मीडिया उठाकर देखें इमरान खान होता था। वो एक मंग है, बड़ा एक हिस्टोरिकल प्लेस है कश्मीर की, जो जिसको आप कहते हैं कि शहीदों और गाजियों की सरजमीन। 50 डिग्री यहाँ पे आपको पता टेम्परेचर तो 45-50 जून जुलाई में जाता है। दरवाजे पे खड़ी रहती थी और मैं गली में खेल रहा होता था, छोटा बच्चा होता था। रिश्वत के तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का ओहदा दे दिया जाता है। वो चापलूसी करना अपना फ़र्ज समझते थे। वो इमरान खान का रिकॉर्ड तोड़ देता है। तो आपका क्या ख्याल है कि उसको टीम में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? इन्होंने कोई ऐसा इंतकाम लिया कि जिस तरह मेरे पास कोई इसराइल का या हिंदुस्तान का पासपोर्ट था। एक बॉलर भी ऐसा नहीं है कि जिसका परफेक्ट बॉडी एक्शन हो, स्वाए बास के। ये कोचिंग भी एक ना फ्रॉड है पाकिस्तान में टोटल। उनको कोचिंग की अलफ बे का भी नहीं पता। हेड कोच हाईली एजुकेटेड बंदा होना चाहिए जिससे आपका सारा सिस्टम चलाना होता है। इस तरह के लोग नहीं होते मैट्रिक फेल। आप बार्स देखे हैं कि जिनको मैंने ऐसी घिनौनी हरकतें करते हुए देखा कि आप सोच नहीं सकते। रोहित शर्मा उन प्लेयर्स में है जिनको मैं पर्सनली देखना चाहता हूँ। पाकिस्तान के छोटे से गांव रेनाला खुर्द से एक नौजवान निकलता है, अपनी मदद आप के तहत एक फास्ट बॉलर बनता है, बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेलता है। 148 मुकाबले, 695 विकेटें दोस्तों, 58 दफ़ा 5 विकेटें एक बारी के अंदर और मैच के अंदर 10 विकेटें 10 बार हासिल की। गोरे, चिट्टे, लंबे और खूबसूरत और साथ साथ पढ़े लिखे भी। 3 मास्टर्स डिग्री हैं और इसके साथ साथ क्रिकेट को बहुत ही अच्छे तरीके से आर्टिकुलेट करते हैं। आज मेरे मेहमान हैं, बहुत ही ख़ास। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इन्होंने बहुत कम, मतलब इंटरनेशनल टीम के लिए बहुत कम मुकाबले खेले हैं। 3 टेस्ट मुकाबले खेले, 4 वनडे और 1 T20 मुकाबला। अब मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, डायरेक्ट चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने इतनी ज़्यादा क्रिकेट क्यों नहीं खेली, क्या वजह बनी उनके इस पाकिस्तान के लिए ना खेलने की। और दूसरी बात, क्योंकि फर्स्ट क्लास को बहुत ज़्यादा समझते हैं तो जानने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर कौन सी खामियां हैं और खूबियां हैं। वेलकम टू द शो रऊफ भाई, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्रिकेट में आने की इंस्पिरेशन आपकी क्या थी? मतलब कि आपने क्रिकेट का आगाज़ कहाँ से किया? टेप बॉल से किया, हार्ड बॉल से किया? जैसे पाकिस्तान के जो बड़े फास्ट बॉलर हैं जैसे वसीम अकरम हो गए, सुहेल तनवीर जिन्होंने T20 क्रिकेट का आगाज़ किया था 2007 के T20 वर्ल्ड कप से, वो भी टेप बॉल से आए थे। तो आपने क्रिकेट कैसे खेलना शुरू किया? बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह आपने जिक्र किया कि टेप बॉल से ही क्रिकेट शुरू की थी, बल्कि टेप बॉल से भी पहले खाली टेनिस बॉल से। तो हर्डल्स वही आती हैं जो सबको आती थी, हमें भी आती थी। क्योंकि मैं जिस गांव से मेरा ताल्लुक था उस गांव में तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझसे पहले शायद किसी ने क्रिकेट का वहाँ पे खेला हो। तो मैं उसके बाद शहर में आता था वहाँ पे पढ़ने के लिए, तो वापस जाता था तो एक आध बॉल मैं ले जाता था वहाँ पे साथ। तो उस बॉल के साथ फिर मैं हुआ क्या, बॉलर बनने की भी बड़ी अजीबोगरीब स्टोरी है कि वो मैं बॉल लेकर जाता था और वहाँ पर खेलने को कोई तैयार नहीं होता था। फिर ये होता था कि मैं एक लकड़ी के, हमारे वो लकड़ियाँ वगैरह पड़ी होती थी गांव में काफ़ी ज़्यादा, तो वो लकड़ी का एक बैट शैट बनवा के किसी से, तो वो किसी दूसरे लड़के को देता था और उसको मैं बॉलिंग करता था। क्योंकि भाग के बॉलिंग करना कोई भी पसंद नहीं करता था मेरे अलावा। तो इस तरह उनको बॉलिंग करते करते धूप में, सर्दी में, हर जगह पे बॉलर बन। जैसे कि रऊफ भाई आपने जिक्र किया, आप रेनाला खुर्द ओकाड़ा के एक बिल्कुल पास गांव है, 15 किलोमीटर दूर, वहां से आपका ताल्लुक है, जहां से कोई बड़ा टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान को नहीं मिला, कोई बड़ा फास्ट बॉलर नहीं था। तो आपकी इंस्पिरेशन कौन थी क्रिकेट के आगाज़ के अंदर? तो किसको आप आइडियलाइज करते थे? वो दौर था इमरान खान का दौर था और पूरा पाकिस्तान उनके उस, आप कह सकते हैं कि सैर में मुब्तला था इमरान खान। कोई ना उससे पहले किसी को जानता था ना उसके बाद में किसी को जानता था। तो उसके बाद एक क्रिकेट थी जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी और दूसरा हॉकी था। और ये 2 गेमें हम खेला करते थे, हॉकी भी खेला करते थे और क्रिकेट भी खेला करते थे। और इंस्पायरेशन डेफिनेट इमरान खान के अलावा कोई इंस्पायरेशन नहीं थी, क्योंकि उसने हम उसी की तरह बॉलिंग करना चाहते थे, उसी की तरह बैटिंग करना चाहते थे, उसी की तरह बनना चाहते थे। तो उसको देखकर मोटिवेशन आई। और फिर होता क्या था कि जब आप सुबह से शाम तक किसी आदमी को रेडियो पे और टीवी पे देखें तो फिर आप पूरा पाकिस्तान जितने भी बच्चे होते हैं उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो आप हमारा जो मेरा दौर था अर्ली 80s का, उसमें अगर पाकिस्तान का मीडिया उठाकर देखें इमरान खान होता था। पाकिस्तान का ये जो प्रिंट मीडिया उठाकर देख लें उसमें भी इमरान खान छाए होते थे।
जो दूसरा मीडिया उस पर भी इमरान खान ही होते थे, तो फिर बाकी बच्चों की तरह हम भी वही बनना चाह रहे थे। रऊफ भाई, क्रिकेट के अंदर हरीफ भी चाहिए होता है और हलीफ भी चाहिए होता है, मतलब आपका साथ देने वाला भी होना चाहिए, आपका मेंटोर। जैसे हम बाबर आजम को देखते हैं, उनके वालिद ने उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की, किसी क्रिकेटर को बनाने में उसका भाई जैसे यूनुस खान है, तो आपको लाने वाला क्रिकेट के अंदर आपकी सपोर्ट करने वाला कौन था? कोई भी नहीं, बिल्कुल मेरे वालिद साहब को बिल्कुल भी शौक़ नहीं था क्रिकेट का। वो एक जेन्युइन किस्म के ज़िम्मेदार थे। हमारा बेसिकली ताल्लुक उकाड़ा से भी नहीं, हमारा कश्मीर से ताल्लुक था। तो हमारी फैमिली कश्मीर से वो शिफ्ट हुई थी यहाँ पे उकाड़ा के नज़दीक मेरे वालिद साहब को ज़मीनें वगैरह मिली थी। तो वो हमारा जो घर था, बल्कि जो हमारी हवेली थी, वो भी उन ज़मीनों के अंदर ही थी, बाकी गांव से बिल्कुल हट के। तो उधर भी कोई इतने ज़्यादा लड़के नहीं थे, क्योंकि गांव हमारा थोड़ा सा बाहर था, हमारी हवेली बिल्कुल ज़मीनों के अंदर थी अकेली। तो उसमें मेरे अलावा कोई नहीं था। मैं जब शहर जाता था, वहाँ से वापस आता था, बॉल एक ले आता था, कोई एक दो बच्चे कोई अगर उधर से मिलते थे, उनको इकट्ठे करके या अपने बहन भाइयों को साथ लगा के, तो मैं उनके साथ क्रिकेट खेलता था। बाकी क्योंकि हमारी जो जितने मेरे रिलेटिव्स थे या रिश्तेदार थे, वालिद की तरफ से और वालदा की तरफ से, वो सारे के सारे आज़ाद कश्मीर में थे। वो एक मंग है, बड़ा एक हिस्टोरिकल प्लेस है कश्मीर की, जिसको आप कहते हैं कि शहीदों और गाजियों की सरजमीन, जहाँ से 1832 में जो सबसे बड़ी बगावत शुरू हुई थी। तो उस इलाके से मेरे दोनों वालिद और वालदा दोनों का ताल्लुक वहाँ से था। तो इसलिए हमारी फैमिली का कोई बंदा यहाँ पे नहीं था, और जो हमारा गांव था वो भी दूर था। तो यहाँ पे फिर वो बच्चे मैं खुद ही इकट्ठे करता था, फिर किसी को बुला लेता था। फिर जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैंने उनको बैट पकड़ा देता था, क्योंकि आसान चीज़ वही थी कि आप एक जगह पे खड़े रहें तो मैं आपको भाग के बॉलिंग करूँगा। उसमें होता क्या था कि बॉलिंग भी मैं भाग के करता था, बॉल भी फील्डिंग भी मैं ही करता था। और एक नहर गुजरती थी हमारे घर के बाहर से, उसमें अगर कोई ईंट लगाता था तो नहर फलांग के बॉल भी मैं खुद ही लेके आता था। तो उसमें हुआ क्या, ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है, उसमें ये हुआ कि मेरी टांगों में बड़ी पावर आ गई, जो कि वैसे नहीं आनी, मुझे ना किसी ट्रेनिंग का पता था, जेन्युइन एथलीट बन गया। अदरवाइज़ तो जब मैं बच्चा था मेरी टांगें बहुत कमज़ोर थी, पैर मेरे फ्लैट्स थे और मुझसे सही चला भी नहीं जाता था। मगर वो खेल खेल के रेपिटेटिवली भाग भाग के वो इतनी स्ट्रांग हो गई कि फास्ट बॉलर बन गया। ना धूप देखी, ना कोई चीज़ भी नहीं, ना बारिश देखी। धूप मैं आपको बताऊं कि 50 डिग्री यहाँ पे, आपको पता टेम्परेचर तो 45-50 जून जुलाई में जाता है। तो हमें घर वाले ज़बरदस्ती मार पीट के घर के अंदर सुला देते थे कि दोपहर को आप सो जाए। मैं क्या करता था, वो देखता था जब सारे सोए हुए हैं, मैं वहाँ से निकलता था आस्ता सा कुंडी खोल के, तो मैं दोपहर में खेलने चला जाता था बाहर पे। वो मौका रऊफ भाई कब आया जब आपको कोई ब्रेक थ्रू मिला, किसी ने आपको पहचाना? आपके ऊपर तो सरपरस्ती भी किसी की नहीं थी, तो फर्स्ट क्लास के अंदर फर्स्ट आपकी अपीयरेंस कैसे हुई? बड़ी क्रिकेट के अंदर आप किस तरह से आए? जैसे पाकिस्तान के अंदर एक मिथ है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट जब आप खेलते हो या खेलने जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हैवी रकम देनी पड़ती है, या आपके पीछे कोई सिफारिश हो, कोई बड़ा आपके पीछे हो। जिस तरह से ख्वाजा नाफे को मैं एक इंटरव्यू के अंदर सुन रहा था, ख्वाजा नाफे ने ये कहा कि मैं, जैसे वो PSL के अंदर बड़ी अच्छी बारियां खेल चुके हैं, लेकिन उनको मौके नहीं मिलते फर्स्ट क्लास खेलने के लिए। तो फर्स्ट क्लास के अंदर आप किस तरह से आपकी एंट्री हुई? को एक सेकंड में ये स्टोरी तो सारी सुना दूंगा 1-2 मिनट के अंदर, मगर इसके पहुंचने के लिए मुझे 30 साल लगे हैं। मैंने अपनी लंबी एक ज़िंदगी का हिस्सा ज़ाया किया, क्योंकि स्पोर्ट नहीं थी पीछे, वालिद साहब को इतना ज़्यादा पता नहीं था, और कोई था कोई नहीं, बड़ा मैं ही था घर में। फिर हम गाँव में रहते थे, गांव से हम शहर बहुत कम आते थे, जो रनाला खुर्द जिसका आपने जिक्र किया। वो जब हमारा स्कूल वहाँ पे प्राइमरी स्कूल ख़त्म हुआ, तो फिर हमने एक मिडिल स्कूल था वहाँ पे एडमिशन लिया, फिर हमने एक घर वहाँ पे लिया, तो उसमें हम शिफ्ट हुए। तो वो स्कूल से बस घर, घर से स्कूल। लेकिन एक असल में ये मैं एक चीज़ देखी है कि आपके अंदर एक तहरीक होनी चाहिए कि आप बनना क्या चाह रहे हैं। जब मैं गांव में खेलता था, मेरा कोशिश थी कि गांव के बच्चों से, क्योंकि वहाँ पे शुरू ही मैंने की थी, मैं अच्छा हूँ। फिर शहर में गया, मुझे मेरी वालदा घर से नहीं निकले, क्योंकि हम नए नए शहर में शिफ्ट हुए थे, बहुत छोटा था मैं, तो घर से नहीं निकलने देते थे कि वो ख़तरात इस किस्म के पाकिस्तान की जो सोसाइटी होती है। तो बड़ा मुश्किल, मैं रो धो के उनसे इजाज़त लेके गली में, बल्कि वो दरवाजे पे खड़ी रहती थी और मैं गली में खेल रहा होता था, छोटा बच्चा होता था। फिर गली में खेलते खेलते मेरी ये ख्वाहिश होती थी कि मैं जितने बच्चे खेल रहे हैं इन सबसे बेहतर हूँ। तो मुझे खेलना आता था नहीं आता था, मगर मैं 1-2 साल के अंदर उन सबसे बेहतर बन जाता था। फिर वहाँ से मैं स्कूल में गया, स्कूल में सबसे बेहतर हुआ। फिर मैं आस्ता आस्ता जब मैट्रिक में गया तो मैंने एक हार्ड बॉल का क्लब ज्वाइन किया। उस क्लब में मैंने खेलना शुरू किया। वहाँ पे मुझे 1-2 साल तो मुझे बैट्स को मैंने हाथ भी नहीं लगाया, और बॉलिंग करवा के इसका शौक़ था, तो वापस आ जाते थे। तो फिर उसमें ये हुआ कि उस क्लब में जाके मेरी यही ख्वाहिश थी कि जितने क्लब में बच्चे खेल रहे हैं उन सबसे अच्छी बॉलिंग मैं करूँ, वो भी हो गया।
फिर उसके बाद आगे जब मैं मैट्रिक मैंने एफएससी की, मैंने उकाड़ा में एडमिशन लिया, तो वहाँ पे एक मियां मुनीर हमारे उकाड़ा रीजन के प्रेसिडेंट थे, उनका कॉलेज की दीवार के साथ उनका क्लब होता था। तो वहाँ पे मैंने फिर पढ़ाई को थोड़ा सा कम किया, उस क्लब में जाके दोपहर को मैंने वहाँ पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दी और रेगुलर उनसे खेलना शुरू कर दिया। तो वहाँ से फिर मैं डिस्ट्रिक्ट की टीम में सेलेक्ट हुआ, फिर डिस्ट्रिक्ट में मैंने सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया, फिर रीजन की टीम में सेलेक्ट हुआ, फिर रीजन में सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया तो प्रोविंशियल टीम में आया। फिर वहाँ से मैंने कोई 82-90 विकेटें ली हैं, डिपार्टमेंट्स में गया और इस तरह, लेकिन एक बड़ी लंबी हार्डवर्क की स्टोरी। 48 फर्स्ट क्लास मुकाबले खेले, 695 आपकी विकेटें हैं, 58 दफ़ा आपने 5 खिलाड़ी एक ही बारी के अंदर आउट किए, 10 दफ़ा आपको 10 विकेटें एक ही मैच के अंदर लेने का एजाज़ भी हासिल किया। आपसे ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेटर तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी नहीं समझता होगा। तो मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास सिस्टम के अंदर क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं? जैसे इमरान खान भी हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान का फर्स्ट क्लास सिस्टम बहुत ही फरसूदा है और वो ख़ुद भी इसमें खेलने को तरजीह नहीं देते थे। इंग्लैंड का फर्स्ट क्लास सिस्टम और ऑस्ट्रेलिया का जो फर्स्ट क्लास सिस्टम है, उनमें क्या ऐसी चीज़ें जो हमारे फर्स्ट क्लास सिस्टम में नहीं है? देखिए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का बेसिक ये है कि जब आप इसको स्टेबल करेंगे तो ये स्टेबल होगी। आप इसको चलने दें जिस तरह और इसको फ्लॉरिश करें, इसमें अपना पार्ट अदा करें, इसको चेंज ना करें। होता है क्या है कि हमारे जो चेयरमैन आते हैं ना, वो ज़्यादातर आती है पॉलिटिकल इंटरफेयर उसमें होता है, और वो जो फेवरेट आदमी होता है उसको एक रिश्वत के तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का ओहदा दे दिया जाता है। वो क्या करता है, वो अपनी टीम लेकर आ जाता है। वो टीम जो सारा सिस्टम आपका चल रहा होता है उसको छेड़छाड़ करना, उसको चेंजिंग करनी, वो अपना फ़र्ज़ समझते हैं, ड्यूटी समझते हैं। हालांकि वो एक नंबर के इनकम्पिटेंट, मैंने पिछले 30 साल में कोई कम्पिटेंट टीम इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं देखी कि जिनका कोई विजन हो या विजन के ज़रिए उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे बढ़ाया हो या चलाया हो। जो आता है उसको चेंज कर देता है। जब मैं आया था इस सिस्टम में 98 में, हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आए, तो हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपटीशन था, डिवीजनल सिस्टम हमारा होता था। मैं आपको बताऊं, हमारा एक डिवीज़न बनता था उकाड़ा, शेखुपुरा, मरीद के और कसूर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट की एक टीम बनती थी, लॉर्ड डिवीज़न की टीम। और हमारा कंपटीशन आपको मैं बताता हूँ कि बॉलर इसमें कौन खेल रहे थे। मैं था इसमें, राना नवीद था, जाफ़र नज़ीर था, आकिब जावेद था, मोहम्मद आसिफ था और एक काशिफ रज़ा, वो पाकिस्तान खेलें, और एक और काशिफ महमूद जो हम सबसे तेज़ होते थे वो थे, और एक मोहम्मद वकास होते थे, वो अभी बैंक में। ये 8 बॉलर होते थे और इनमें से 4 बॉलर ने खेलना होता है या 3 बॉलर ने, 5 बाहर बैठते होते थे। ये एक टीम का मैं आपको बता रहा हूँ, हाई कंपटीशन। तो इससे बड़ा कंपटीशन मुझे बताएं दुनिया में कौन सा हो सकता? कौन कहता पाकिस्तान की क्रिकेट ख़राब थी? आप लोगों ने, इन लोगों ने खुद क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया। भाई आपको मैंने लाइव खेलते हुए देखा है, 2008 में आपका डेब्यू होता है, 4 आपने रो भाई आपको मैंने लाइव क्रिकेट खेलते हुए देखा है। आपने 3 टेस्ट मुकाबले खेले पाकिस्तान के लिए, 4 वनडे और 1 T20 मुकाबला खेला। 148 फर्स्ट क्लास मुकाबलों के अंदर 695 विकेटें लेने वाला ज़्यादा क्रिकेट डिज़र्व करता था पाकिस्तान के लिए खेलने में। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए, आप जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी खेले थे, उसके अंदर भी आपने अच्छी बॉलिंग की, लाइनों लेंथ के ऊपर आप बॉल करते थे, आपका आउट स्विंग बहुत ज़बरदस्त था, ऑकवर्ड बाउंस भी मिलता था आपको आपकी हाइट की वजह से। तो लंबी क्रिकेट पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं खेल पाए आप? इसकी क्या वजह समझते हैं? कौन जिम्मेदार है रऊफ भाई इसका? एक ज़मींदार घराना था मेरा, वहाँ से मैं आया था। उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज में चला गया, पंजाब यूनिवर्सिटी में चला गया। मैं वो पढ़ने पढ़ाने वाला भी सिस्टम, मैंने साथ में 3 मास्टर डिग्रीज़ भी की थी। तो मेरा उनके साथ कुछ इस तरह का कोई रिलेशन बिल्ड नहीं हो सका जिस तरह के स्पोर्ट्समैन या क्रिकेटर पाकिस्तान की टीम में आते थे। वो आते थे बिल्कुल नीचे वाले बैकग्राउंड से और वो चापलूसी करना अपना फ़र्ज़ समझते थे वारे के साथ। तो वो उस तरीके से मैं कर नहीं सका, मेरा ख्याल है। दूसरी चीज़ आप देखें कि एक बच्चा 18 साल की उम्र में वो 14 विकेटें लेता है फर्स्ट क्लास मैच में, और वो इमरान खान का रिकॉर्ड तोड़ देता है। तो आपका क्या ख्याल है कि उसको टीम में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? 18 या 19 साल की एज में मैंने ZTBL जो टेस्ट प्लेयर से पैक टीम थी, उसके मैंने 96 रन देकर 14 विकेटें ली एक मैच के अंदर, और इमरान खान का रिकॉर्ड था जो मैंने तोड़ा। उसके बाद मुझे 18 और 32 साल की एज में टेस्ट मैच खिलाया गया, यानी कि इस परफॉर्मेंस के 14 साल के बाद मुझे पाकिस्तान टीम में डाला गया। तो ये दुनिया में कहाँ पे होता है? यहाँ पे ही हुआ ना, सिर्फ पाकिस्तान में। तो वो मेरा टाइम तो ज़ाया कर गया। अगर मैं उसी 18 साल की एज में आ जाता, जब मैंने आपको और क्या चाहिए? एक बच्चा 18 साल की एज में 92 विकेटें लेता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, अपना रीजन को टॉप करता है पूरे पाकिस्तान में, डिपार्टमेंट को टॉप करता है,
पाकिस्तान का रिकॉर्ड बना देता है 14 विकेटें लेकर एक मैच का फर्स्ट क्लास का। तो आपको और क्या चाहिए उससे? मुझे वर्ल्ड कप के लिए साउथ अफ्रीका लेकर जाया गया, 2003 में वापस भेज दिया गया बगैर वजह के। वहाँ पे अनफिट वो जो आप फेवरेट थे इसके चेयरमैन था हमारा तौकीर ज़िया के कौन, वो अपने उसको खिलाता रहा शोएब अख्तर को और बाकी लोगों को, और कोई परफॉर्मेंस नहीं। पाकिस्तान 2 मैचेस हार के पहले राउंड से ही वापस आ गया। फिर इंज़माम को कैप्टन बनाया, मेरे रीजन का था, उसने मुझसे और ज़्यादा पता नहीं किस चीज़ का इंतकाम लिया कि उसने 5 साल जब तक वो कैप्टन रहा उसने मुझे पाकिस्तान टीम के कैंप से ही वापस भेजा, 60 दफ़ा कैंप से वापस भेजा गया। तो ये मेरा ख्याल है कि मुझसे तो इन्होंने कोई ऐसा इंतकाम लिया है कि जिस तरह मेरे पास कोई इसराइल का या हिंदुस्तान का पासपोर्ट था, पाकिस्तान का नहीं था। वो जैसे किसी को निकालना होता है, जैसे अब्बास की मिसाल भी हमारे वो ऐसे ही है। 750 विकेटें ली कि पेस कम है। पे आप देखिए ना, मुझे बताएं, अब्बास का आपने जिक्र छेड़ा, 31 साल की एज में उसको पाकिस्तान टीम से निकाल दिया, 35 साल की एज में उसको वापस लेकर आ गए 4 साल बाद। तो भाई शाहीन शाह अफरीदी बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे हैं, उनको टेस्ट से ड्रॉप किया गया है या उनको रेस्ट दिया गया है, इसका भी हमें सही तरह से अंदाज़ा नहीं हो पा रहा। हारिस रऊफ पहले से कह चुके हैं कि मैंने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी, ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए उन्होंने इनकार कर दिया था। ऐसे में जबकि पाकिस्तान को फास्ट बॉलर्स की ज़रूरत थी, साउथ अफ्रीका की कंडीशंस के अंदर पाकिस्तान को एक जेन्युइन फास्ट बॉलर चाहिए था, और शाहीन शाह अफरीदी अगर वहाँ पर होते तो पाकिस्तान क्या साउथ अफ्रीका के अंदर अच्छे मुकाबले खेलता, और पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच जो सेंचुरियन के मुकाम के ऊपर हुआ, जो कि बहुत ही फास्ट बाउंसियर और तेज़ पिच थी, सीम और स्विंग दोनों मिल रहा था, तो वहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी को क्या पाकिस्तान टीम का हिस्सा होना चाहिए था? देखिए ये प्रोडक्ट ही नहीं है टेस्ट क्रिकेट की या लंबी क्रिकेट की, ये इस काबिल ही नहीं है। बेसिकली मैं आपको चीज़, ये जो खेल रहे हैं इनको खेलने दें, ये इसी फॉर्मेट के हैं, ये 4 ओवर्स के बॉलर हैं, इससे ज़्यादा ये बॉलिंग कर ही नहीं सकते। आप पिछला वर्ल्ड कप 2023 वाला उठाकर देखें, ये देखें कि जहाँ पे सिराज, बुमराह और शामी इन्होंने आउट क्लास करके रख दिया दूसरी टीमों के। ये जो ऑस्ट्रेलिया के आपके बॉलर्स हैं, कमिंस थे, हैजलवुड थे और स्टार्क, इन्होंने 2023 जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ उसमें आउट क्लास करके रख दिया दूसरी टीमों को। मगर वो हमारे ये जो बॉलर हैं जो एशियन सब कॉन्टिनेंट पे खेलने वाले, ये हारिस रऊफ था, शाहीन अफरीदी था, उसमें हसन अली था और नसीम शाह, ये अपने इनके कोटे ही नहीं मुकम्मल होते थे। कोई 5 ओवर कर रहा था, कोई 4 ओवर, कोई 6 ओवर। उसके बाद आपकी इंग्लैंड की सीरीज़ आई है, ये चारों भाग गया वहाँ से। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दिमागी हालत का अंदाज़ा लगाएं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तीनों फॉर्मेट के दिए हुए हैं और एक भी नहीं खेल रहा उनमें। ये भी भाग गए, और इंग्लैंड की सीरीज़ भी भाग गया, ऑस्ट्रेलिया की भी भाग गया, न्यूजीलैंड की भी भाग गए, और फिर वो जो ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ उसमें भी सारे भाग गए। तो इनका इस इशू पता क्या है, जो आपके बॉलर होते हैं ना जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में आउट करना होता है, लंबी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी होती है, उनके जो बायोमैकेनिक्स होते हैं ना, जो बॉडी मोमेंटम होता है, वो एक डायरेक्शन में होता है। वो सारे का सारा जो उनका सेंटर ऑफ द मास के पास उसके सारे लीवर्स वो चलते हैं, तो वो फिर लंबे टाइम पे वो सर्वाइव कर लेते हैं। इनमें से एक बॉलर भी, मैं आप मेरी चीज़ याद रखें कि एक बॉलर भी ऐसा नहीं है कि जिसका परफेक्ट बॉडी एक्शन हो, स्वाए अब्बास के। ये सारे, कोई शाहीन बॉलिंग कर रहा होता है, वो गिर रहा होता है मिड विकेट पे, उसका सारा जो बॉडी का फ्लो होता है इस तरफ गया होता है मिड विकेट साइड पे, वहाँ से वो रोबे जो कोचेस की भरमार, मतलब अजहर महमूद हैं, आकिब जावेद हैं, आपके साथ क्रिकेट भी खेले हुए हैं, तो ये क्या करते हैं पाकिस्तान? ये वही करते हैं जो अभी कर रहे हैं ना। ये देखें ना, ये इस तरह कोचिंग नहीं होती है, ये कोचिंग भी एक ना फ्रॉड है पाकिस्तान में टोटल। मैंने वगार यूनुस या जब मैं खेलता था ना, ये उसी ज़माने में कोचिंग में आ गए थे। ये क्या करते हैं, इनको बेसिक बायोमैकेनिक का बिल्कुल नहीं पता है, इनको ह्यूमन जो अनाटमी है उसका बिल्कुल नहीं पता है, इनको जो प्लेयर्स का सारा सिस्टम है उसका बिल्कुल नहीं पता है, बॉलिंग का इनको स्वाय या नेचुरल टैलेंट पे खेलें या भाग के आते हैं और बॉलिंग करते रहें। इसके अलावा इनको कोचिंग की अलफ बे का भी नहीं पता। अगर ये बेसिकली ये वकार यूनुस और आकिब टेक्निकल कोचेस थे, बॉलिंग एक्सपर्ट आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, इन हुए हैं, और इन्होंने सारे बॉलर्स का बेड़ा गर्क किया। मैं उस ज़माने में ही था ना, जो फ्रंट आर्म था उसको साइड डाउन करा दिया, जो साइड डाउन था उसको फ्रंट आर्म कर दिया, जो मिक्स था उसको और करके किसी की कमर टूट गई, किसी का घुटना गया, किसी का गया। वहाँ से इनका तजर्बात का सिलसिला ख़त्म हुआ, तो इन्होंने अपने आप को शिफ्ट कर दिया, जी हम असिस्टेंट कोच बन रहे हैं अब असिस्टेंट कोच, और फिर वहाँ से ये हेड कोच चले गए। अब हेड कोच जो पता कौन होता है, हेड कोच हाईली एजुकेटेड बंदा होना चाहिए, जिससे आपका सारा सिस्टम चलाना होता है। इस तरह के लोग नहीं होते मैट्रिक फेल आप उठा के उनको हेड कोच लगा दें। और जब आप एडवर्टाइज़ करते हैं हेड कोच की जॉब के लिए, तो उसमें आप एजुकेशन आपने टॉप पे लिखी होती है, सारा कुछ आप एजुकेशनल बेस पे होता है कि आपने ये सिस्टम बनाना, आपने ये सिस्टम बनाना, आपने इस तरह डेवलपमेंट करवाना, आपने ये असाइनमेंट तैयार करनी है, आपने ये स्ट्रेटजी बनानी है। ये हेड कोच का काम होता है, जो हाईली विनरी आदमी होता है। तो ये बॉलिंग एक्सपर्ट थे, मैट्रिक पास,
वहाँ से नाकाम हुए तो उनको हेड कोच बना दिया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कॉम्पिटेंट आदमी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होना चाहिए जिसको क्रिकेट का नॉलेज हो। खुर्रम शहजाद, जैसे हमने देखा है, खुर्रम शहजाद से भी दूसरी पारी के अंदर बॉलिंग नहीं करवाई जाती। आमिर जमाल भी हमें इस तरह से फिट दिखाई नहीं देते। तो पाकिस्तान के बॉलर मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा थके थके महसूस होते हैं इस मैच के अंदर। अगर आप फ्रंट ऑन सीधी होनी चाहिए, साइड ऑन साइड पे होनी चाहिए, फिर आपका गैदर बिल्कुल पास होना चाहिए आपके सामने, फिर आपकी जितनी सारी जो आपके मसल्स हैं जो वर्क करते हैं उनकी डायरेक्शन बॉल बैट्समैन की लाइन में होनी चाहिए। खुर्रम शहजाद की क्या होती है, जब वो जंप लेता है उसकी डायरेक्शन इस तरफ चली है, कवर की तरफ गई होती है, तो वहाँ से वो जब वो बॉलिंग करता है तो वहाँ से उसको डायरेक्शन वापस लानी पड़ती है। इस वजह से एक स्पेल में बॉलिंग होती है, बाकी 3 स्पेल में वो ज़ीरो हो जाता है। शाहीन अफरीदी भी इसी तरह, हारिस रऊफ भी इसी तरह, नसीम शाह भी इसी तरह, उसका भी टो जो अगला है वो पॉइंट सामने नहीं करता, वो चला जाता है इस मिड विकेट की डायरेक्शन में, तो वो भी एक स्पेल के बाद अनफिट। सिर्फ अब्बास एक वाहिद बॉलर है जिसके सारे जो बायो मैकेनिक्स हैं वो सीधे हैं बॉलिंग वाले, और बाकी कोई नहीं है इनमें। रऊफ भाई, आप बहुत लंबी क्रिकेट खेले, एक एथलीट 24/7 जॉब होती है, एक क्रिकेटर बनना आसान काम नहीं है, और साथ में आपके 3 मास्टर्स भी हैं, तो बैलेंस कैसे किया, पढ़ाई भी साथ और साथ में खेल भी? क्योंकि छोटे बच्चे भी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो ज़्यादातर जो क्रिकेटर्स होते हैं या खेल रहे होते हैं तो वो यही उज़र पेश करते हैं कि हम क्योंकि क्रिकेट खेल रहे हैं तो पढ़ाई करना हमारे लिए आसान काम नहीं है। ज़्यादातर क्रिकेटर मैंने कम पढ़े लिखे ही देखे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो पढ़ाई को और खेल को दोनों को साथ लेकर आप कैसे चलते रहे? बच्चों के लिए मेरी एडवाइस ये है कि ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं या कोई भी स्पोर्ट्स कर रहे हैं, या इवन सॉकर खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, या किसी किस्म की कोई स्विमिंग कर रहे हैं, तो आप पढ़ाई को छोड़ दें। सबसे बेसिक चीज़ आपकी एजुकेशन है। जब तक आप में एजुकेशन नहीं आएगी आपका विजन नहीं आएगा। आप जितनी भी क्रिकेट खेल रहे हैं आपका विजन, मैंने देखा हुआ है और मुझे बड़े अफसोस से बताना पड़ता है कि पाकिस्तान के मैंने ऐसे स्टार्स देखे हैं कि जिनको मैंने ऐसी घिनौनी हरकतें करते हुए देखा कि आप सोच नहीं सकते। वजह क्या थी कि उनके पास एजुकेशन नहीं थी। एजुकेशन नहीं है, विजन नहीं आता आपके अंदर। विजन आपके पास नहीं आता तो आपकी सोच जो है वो रॉन्ग डायरेक्शन में चली जाती है, और उससे फिर आपके जो कंट्री है उसकी बदनामी होती है। इसलिए जो बेसिक चीज़ है, सबसे ज़्यादा चीज़ है जिस पर मैं फोर्स करता हूँ वो एजुकेशन है। और सबसे बड़ा जो गलत चीज़ ये है कि हम कहते हैं कि हम टाइम नहीं दे सकते। आपके पास टाइम, एक स्पोर्ट्समैन के पास टाइम ही टाइम होता है। मैं नेचुरल स्पोर्ट्समैन नहीं था, मुझे एफर्ट करनी पड़ी। उस कन्वर्ट मैं सारा अडाप्टेड था, अडाप्ट करके मैं आया हूँ, मैंने बॉलर बना, मुझे कुछ भी नहीं आता था। मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, ज़्यादा टाइम देना पड़ा। उसके बावजूद मैंने 3 मास्टर्स किए, मैंने एमफिल किया, अब PhD की तरफ भी जाऊँगा। मगर एक जो नेचुरल है उसके पास तो टाइम ही टाइम है। वो तो सोया हुआ उठ के आएगा, तो वो तो आंखें बंद करके, जिस तरह वसीम वकार या बाकी ये लोग थे, ये तो आसिफ आमिर, ये तो फेंकना शुरू हो जाते थे। भी क्रिकेट खेलने के बाद, उसके बाद पाकिस्तान के लिए आपने वनडे क्रिकेट भी खेली, टेस्ट भी खेले, 2020 भी खेले, कोचिंग का भी आपका एक्सपीरियंस है, स्पोर्ट्स साइंसेस भी आपने पढ़ रखी है, बॉलिंग एक्शन को लेकर बायो मैकेनिक्स को भी आप समझते हैं। इतना ज़्यादा तजर्बा बहुत कम होता है पाकिस्तान के अंदर जिसके पास इतना ज़्यादा तजर्बा हो, क्रिकेट को समझता भी हो और उसको ट्रांसलेट भी करना जानता हो, और नए खिलाड़ियों को वो सिखा भी सके। तो कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपसे रब्ता किया हो अकेडमी के लिए कि आइए पाकिस्तान के जो यंग टैलेंट है उनको सिखाइए, तो आपकी खिदमात को कभी लेने की कोशिश की गई है PCB की तरफ से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते। उनको ज़रूरत ही नहीं है। उनके पास एक मैट्रिक फेलों की फ़ौज पड़ी हुई है, ये जो आपके लगे हुए हैं सारे कोचेज़ वगैरह, तो वो एक लॉबी है उनकी, तो वो बाहर निकले ही नहीं देते। वो इवन के 60 साल के भी हो जाते हैं तो फिर भी उसके बाद उनको 62 साल की एज में भी उनको ही ओब्लाइज किया जाता है। तो गैरी कर्स्टन या गिलेस्पी ये इसीलिए इस सिस्टम के अंदर देखिए ना, वो इनमें से कौन सा चला मुझे बताएं। मैकी आर्थर चला, निकाल दिया। गैरी क्रिस्टन चला, दुनिया का फाइनेस्ट कोच था, उसको निकाल, वो इनके साथ 2 महीने सर्वाइव नहीं कर सका। गिलेस्पी आया, 2 माह नहीं इनके साथ निकाल सका। कोई भी आता है इनके साथ 2-3 महीने से ज़्यादा चल ही नहीं सकता। जेफ लासन आया, सुपर डुपर आदमी था वो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, पढ़ा लिखा, जेन्युइन, और उसके दौर में पाकिस्तान क्रिकेट में कोई करप्शन किसी किस्म की नहीं हुई, कोई मैच फिक्सिंग नहीं हुई, साफ़ सुथरी हमने क्रिकेट खेली। और मैं भी उसी के दौर में जितने मैचेस खेले उसी के दौर में खेला। अगर वो 2, 4, 5 साल रहता तो मैं शायद 32-34 साल की उम्र में भी 50-60 टेस्ट मैच मैं खेल सकता था। मगर उस शरीफ आदमी को निकाल दिया। यही जो आजकल की लॉबी है उसी ज़माने में उसको टेक ओवर किया। फिर आप देखें ऑस्ट्रेलिया में सिडनी टेस्ट में जो बदनाम ज़माना स्कैंडल बना, फिर इंग्लैंड में आपके 3 बंदे जेल में चले गए, बाकी बच गए।
और इस तरीके का आपको करप्शन चलती रही है। इस साल राहुल भाई बहुत बुरा गया T20 क्रिकेट के अंदर। पाकिस्तान ने 17 मुकाबले हारे, पाकिस्तान 26 मुकाबले खेला, जीत की शरह पाकिस्तान की बहुत नीचे आई। 2020 के अंदर पाकिस्तान USA से भी हारता है, इंडिया के खिलाफ 118 पाकिस्तान से चेज़ नहीं होता। 2020 की परफॉर्मेंस बहुत बुरी है। वनडे में ऑल्दो पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया है, मुल्तान के अंदर पाकिस्तान एक जीता, एक रावलपिंडी में जीता, इस तरह से पाकिस्तान 4 साल बाद कोई सीरीज़ जीता पाकिस्तान के अंदर। तो उसका क्रेडिट आप किसको देते हैं? जैसे उसका क्रेडिट लेते हैं आकिब जावेद कि उन्होंने इस रैंक टर्नर बना दिए, वहाँ पर स्पिनिंग कंडीशन थी और नुमान अली और साजिद खान ने वहाँ पर 39 विकेटें हासिल की, यूँ पाकिस्तान 2 टेस्ट मुकाबले जीते। तो उसका क्रेडिट आप किसको देते हैं? मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा सूट जो पाकिस्तान जो प्लेयर्स थे उनको T20 करता था, क्योंकि टेप बॉल से ज़्यादा आते थे, यार्कर आता था इनको, स्लो वन करनी आती थी, वेरिएशन इनको आती थी। तो उस ज़माने में पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप भी जीत लिया, काफ़ी कंपटीशन भी पाकिस्तान ने जीते, मगर पाकिस्तान ने उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं की, कोई अपने आप को चेंज नहीं किया उस फॉर्मेट के मुताबिक। दुनिया चेंज होती गई, ऑस्ट्रेलिया ने प्लेयर डेवलप कर दिए, इंग्लैंड ने कर दिया, न्यूजीलैंड ने, साउथ अफ्रीका ने, रेंज ऑफ शॉट्स उन्होंने बेहतर कर ली अपनी, उन्होंने अपना जो गेम्स थी उसको चेंज कर दिया। क्रॉस द लाइन मिड विकेट मारते हाँ, हमारे उसी तरह वो लकीर के फ़कीर वो उसी तरीके से वो चलते रहे, और उसका एंड रिजल्ट ये निकला कि अब T20 भी आना शुरू हो गया। पड़ता है तो आप जैसे बच्चा जब पहली शॉट खेलना सीखता है तो वो क्रॉस खेलता है, तो वही हिसाब है। देखिए, वो इसमें साइंटिफिक स्टडीज़ आ गई हैं, उन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया। आप देखें कि जब आप किसी भी सब्जेक्ट है उसको आप फेंकते हैं ना, तो अगर आप उसको 45 डिग्री पे फेंकेंगे तो आप मैक्सिमम अचीव करेंगे, उसमें फोर्स जाएगी आपकी और वो ज़्यादा दूर तक जाएगा 45 डिग्री पे। अगर 45 डिग्री से आप उसको ऊपर करना शुरू कर देंगे ना, वो ऊपर तो चला जाएगा मगर वो बाहर इतना ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। इसी तरह अगर 45 या 35 डिग्री से नीचे आपको लेकर आएंगे तो उसकी भी रेंज कम हो जाएगी, नीचे नहीं जाएगा। अब आप देखें, मैं एक मिसाल देता हूँ क्लासन की, और ये जो दूसरे साउथ अफ्रीकन जो मिलर वगैरह ये वो लोग हैं, ये जब हिट मारते हैं तो इनकी आपने देखी होगी जो एंगल है वो ज़्यादातर 45 और 35 डिग्री के दरमियान में हिट जाती है, और 90% इनकी शॉट्स ग्राउंड के बाहर जाती हैं। थोड़ी सी शॉट ऑफ लेंथ लगेगी तो उधर ही चले जाएगी। ये क्या, ये ऐसे नहीं आया, ये इन्होंने साइंटिफिकली उस पर काम किया हुआ है। हमारे मारते हैं ऊंची हिट आपकी बाहर जा ही नहीं सकती। आप जब 90 डिग्री पे ऊपर जाएंगे तो वो तो फिर नीचे आके गिरेगी, और फिर हम अगर वो 65-70 अगर बाउंड्री होती है तो उस पर भी हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते, और हम नीचे वो हमारे वो जो बताया कि कोचिंग स्ट्रक्चर ही वही आउटडेटेड है, आउट मेथड है। जब जाए लोग कोचिंग करेंगे तो वो साइंटिफिकली उसको प्रूव ही नहीं करेंगे, उस चीज़ को मानते ही नहीं है। जब आप इसको साइंस को मानेंगे ही नहीं तो फिर आप ब्लंडर्स करेंगे, आप उसमें वेरिएशन नहीं ला सकते, आप इसमें इनोवेशन नहीं ला सकते, इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। वही था ना कि उनके पास स्पिनर नहीं थे। वो अगर अच्छे स्पिनर होते, क्योंकि वो ड्यूक के बॉल के साथ स्पिन करते रहे, उसकी सीम ऊपर होती है इंग्लैंड में, जो साकिब बशीर थे और शोएब बशीर और दूसरे जो लीच थे, तो वो यहाँ पे कोकाबोरा से उन्होंने बॉल किया और जो स्पिन पिच था उस पर वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सके, इसलिए पाकिस्तान जीता। अगर ये न्यूजीलैंड के स्पिनर होते, सेंटनर और एजाज पटेल, या इंडिया खेल रहा होता, या साउथ अफ्रीकन महाराज यहाँ पे होता है, या उनके पास ही कोई अच्छा स्वैन या दूसरे स्पिनर होते, तो वो रिजल्ट आपका डिफरेंट हो सकता था, अपोजिट आ जाता। तो इसमें ये फिर जब आपके पास अहलियत और किसी शोबे में दिखाने को नहीं होती तो फिर आप इन ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का क्रेडिट लेते हैं। जी, हमने एक मैच के ऊपर दूसरा मैच करवा दिया, एक पिच के ऊपर दूसरा मैच करवा के हमने रिजल्ट ले लिया, और उसके मतलब जीत के जो है दावेदार बहुत ज़्यादा। आप देखें जो 3rd टेस्ट मैच था उसमें साउथफील्ड 180 उसने किया, 170, तो अगर वो ना करता तो पाकिस्तान तो 3 दिन में वो बॉलिंग। का दूसरा टेस्ट मुकाबला केप टाउन में रोबे शुरू हुआ है। वहाँ पर सईद अजमल ने 2013 में 10 खिलाड़ी आउट किए। पहली बारी के अंदर उन्होंने 6 विकेटें ली, दूसरी बारी के अंदर 4 खिलाड़ी आउट किए। उससे पहले भी हमने देखा है कि साउथ अफ्रीका फंसती है स्पिनर्स के ऊपर, और जिस तरह का ये ट्रैक लग रहा है तो यहाँ पर क्या नुमान अली को खेलना नहीं चाहिए था आपके नज़दीक? बिल्कुल, और देखें कि उसने अपनी जस्टिफाई करने के लिए आकिब जावेद ने उसने नहीं स्पिनर खिलाया, क्योंकि साजिद खान को ड्रॉप किया, उससे काम निकलवाया यहाँ पे, उसने 19 आउट किए इंग्लैंड के खिलाफ। तो आप चाहे किसी भी पिच पे 19 आउट करें, आप अगली टेस्ट सीरीज से ड्रॉप नहीं होते। उसने ब्लंडर किया, उसको ड्रॉप करके यहाँ पे छोड़ के चले गए। वहाँ पे अब केप टाउन की पिच है, वो स्पिनर्स को सूट करती है, वहाँ पे महाराज को उन्होंने खिलाया। तो इन्होंने देखें नुमान अली वहाँ पे उसको फिर भी मैच नहीं खिलाया, कि क्योंकि मैं अपने आप को जस्टिफाई कर दूँ जी कि मैं साजिद खान के क्यों छेड़ा, कि जो छोड़ा पाकिस्तान में, क्योंकि जो साउथ अफ्रीकन पिचेस हैं वो स्पिनर्स को सूट नहीं करती, इस वजह से हम वहाँ पे उसको छोड़ के चले गए। तो उस वजह से जो एक स्पिनर बनता था उसको भी वहाँ पे नहीं खिलाया, तो उसका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा, जो
पाकिस्तान की शिकस्त की सूरत में एक और वाइट वॉश। भाई आपके साथ बातचीत करके बहुत मज़ा आ रहा है। आपने बहुत लंबी क्रिकेट खेली, फर्स्ट क्लास क्रिकेट जिसमें बेतहाशा आउट भी किए, और जिस तरह से आप आर्टिकुलेट करते हैं, क्रिकेट को इंटरप्रेटेट करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मुनफरद है। बात करने को बहुत ही मन कर रहा है कि आपके साथ और भी ज़्यादा बातें की जाएँ। चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, ऑन द कॉर्नर है। आप मुझे ये बताएं कि आपकी टॉप 4 टीमें जो सेमीफाइनल खेल सकती हैं वो कौन सी हैं, और फाइनल टीमें कौन सी होंगी, कौन सी टीमें फाइनल खेलेंगी, और चैंपियंस ट्रॉफी कौन जीतेगा? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, और मुश्किल प्रेडिक्शन है। बुमराह को जो है ना कप्तानी सौंपी गई है। जसप्रीत बुमराह अब लीड करेंगे। पर्थ के मुकाबले के अंदर भी उन्होंने कप्तानी की थी। रोहित शर्मा को सोशल मीडिया प्रेशर आप समझते हैं उसकी वजह से सैक किया गया है, हटाया गया है, ड्रॉप किया गया। क्या आपके नज़दीक रोहित शर्मा को ही 5वां टेस्ट मुकाबला खेलना चाहिए था एज अ कैप्टन, या जसप्रीत बुमराह को जो कप्तानी दी गई है राइटली दी गई है? रोहित शर्मा उन प्लेयर्स में है जिनको मैं पर्सनली देखना चाहता हूँ, और मुझे अफसोस हुआ कि वो क्यों नहीं खेले। और ये जो देखें, जो टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंचना या ना पहुंचना, ये डिफरेंट चीज़ है। इंग्लैंड की टीम टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल के लिए जा रही थी जब पाकिस्तान में अगर वो 2 टेस्ट ना हारती तो वो बाहर ना होते, मगर उन्होंने इतनी ज़्यादा चेंजिंग नहीं की। अब ये इंडियन ने बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर क्रिएट कर दिया रोहित शर्मा पे, कैप्टनसी है, क्योंकि पहला जो लकीली टेस्ट में आए थे वो बुमराह ने इंडिया को जितवा दिया था। अब ये मेरे बेसिकली तो फेवरेट बैट्समैन है, क्योंकि बहुत कम ऐसे बैट्समैन हैं जो इतने कम्पैक्ट बैट्समैन होते हैं कि जिनको एज ए क्रिकेटर आप देखना चाहते हैं। उनमें से इस वक्त टॉप पे रोहित शर्मा है, क्योंकि उनका बैलेंस, उनके पास जो टेक्निक है, उनकी जो शॉट्स हैं, या किसी ज़माने में हम विव रिचर्ड को देखा करते थे, उसको जावेद मियांदाद को, सईद अनवर को, उसके बाद इंजमामुल हक थे। तो ये इस टाइप के प्लेयर हैं कि मैं इनको देखना चाहता हूँ। तो और इनको मेरा नहीं ख्याल कि अगर इन्होंने रिटायरमेंट ले ली तो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक होगा, क्योंकि इस तरह के प्लेयर्स बहुत कम किसी भी कंट्री को मिलते हैं। और एक तो इनको खिलाया भी लेट गया, और उसके बाद जितना इनके पास टाइम था, जितना आप इनको तेज़ बॉल करते थे इतना ज़्यादा इनके पास टाइम होता था। फिर इनके पास रेंज ऑफ शॉट्स बहुत ज़्यादा थी। इवन विराट कोहली भी हैं, बाबर आजम भी हैं, दूसरे भी प्लेयर्स हैं कई, मगर मैं इनको बहुत ज़्यादा ये मुझे पसंद है। तो मेरा तो यही ख्वाहिश है कि ये आगे 1-2 साल मज़ीद क्रिकेट खेलें। मगर आप देखें कि प्रेशर, क्योंकि इंडिया में आबादी बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया हमारी तरफ बहुत ज़्यादा है, तो प्रेशर में सोशल मीडिया टीम जो है ना डिसाइड करती है। तो देखते हैं अब वो, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको खेलना चाहिए अभी 1-2 साल और। बहुत शुक्रिया रोहित भाई, आपका वक्त देने के लिए। मैं आपको बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, आपने वक्त दिया। थैंक यू।